नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मधुर साइक्लोन के ऊपर वीडियो बनाया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश, करते रहो, है ना। हाँ जी, शुरू करें। मैं सेशन शेयर कर देता हूँ यार, मैं सेशन शेयर करना भूल गया हूँ। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके स्पेशल क्लास पढ़ रहे हैं और ये इशू बेस्ड क्लास है जो चल रही है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम की डेट्स हाल ही में पोस्टपोन हो गई हैं, तो मेरा प्लानिंग है कि एक बार अगर आप चाहें तो वापस से टेस्ट सीरीज जो अपन लिया करते थे, क्वेश्चन आंसर्स, वो शुरू कर दें। हैं, मतलब काफी लंबा समय हो गया है और अब तो पूरी तरह से रिवीजन का समय भी है आपके पास प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन, क्योंकि अब जो इश्यूज हैं वो इन 4 महीनों में बनने वाले जो करंट के इशू होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो करंट के मुद्दों के ऊपर अब इतनी चर्चा आवश्यक नहीं है जितनी, हाँ, वो बिगनर टू मास्टर वाली जो अपन ने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, हाँ, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए करवा दिए जाएं, है ना। उससे कम से कम क्या है कि चैप्टर वाइज आप लोग करते चलेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो काफी कुछ फायदा हो जाएगा उससे आपको। हाँ, पॉलिटी की दो, पॉलिटी की शुरू कर लेते हैं, इससे पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी बढ़िया तरीके से। हाँ, बिगनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज जो अपन ने की थी, है ना, ताकि वो प्रियम्बल से उसमें जहां जहां आवश्यक पड़ेंगी चीजें उनको समझते भी चलेंगे। एक लंबा समय हो गया है तो इस बहाने से मतलब वो हो गया, है ना, फायदा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सार्थक प्रकाश बिल्कुल होगा भैया, है ना। और मतलब सारा प्रॉपर गाइडेंस आपको आइकॉनिक के अंदर वो एडुकेटर के साथ में जो आपको मतलब मिलेगा मेंटर, वो भी देगा, और हम लोग तो क्लास में गाइडेंस देते ही हैं, ठीक है। सही रहेगा ना। हाँ, अब जो मैपिंग वगैरह जो है वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है भाई, अपनी दो स्ट्रेंथ है भाई। मैं दो चीजों के लिए ये क्लासेस ले रहा हूँ विशेष रूप से आप लोगों को। करंट अफेयर तो चलिए एडिशनल पार्ट है जो मॉर्निंग में आप पढ़ ही लेते हैं मेरे साथ आरएनए के अंदर, लेकिन इसके अलावा जो अपना ज्योग्राफी है एंड पॉलिटी है, अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग शुरू कर लेते हैं, है कि नहीं। तो मैपिंग वापस से शुरू कर लिया जाए। एक तो ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है कि भाई मैप के अंदर से सारी बातों को सीख लें बढ़िया से, और ऐसे ही पॉलिटी को बढ़िया से सीख लें वन बाय वन करते हुए, सही रहेगा। तो एक बार ये क्या, क्योंकि अब 4 महीने तक एग्जाम खिसका है, तो 4 महीने के अंदर पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी और ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगी, और पूरा की पूरा, हाँ, मैपिंग से सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। हर दिन अपन मैपिंग करते चलेंगे। अच्छा, पहले मैपिंग हो जाए। चलो, तो मैपिंग शुरू कर देंगे। हाँ, कॉन्टिनेंट के हिसाब से वो बेटा फास्ट और स्लो नहीं होती एक्चुअली। जिसने पहले से पढ़ रखी है वो तो पढ़ता मुश्किल से ही है। तो हर बार नए बच्चे आते हैं, तो जो जो थोड़े बहुत नए बच्चे आते हैं उनके लिए वो चीज ऐसी नहीं हो सकती। मैपिंग तो फिर वैसी चलेगी जैसे पहले चली थी, क्योंकि अब भाई अगेन वही बात है ना कि भाई अब एग्जाम खिसक गया तो क्या रणनीति बनाए भाई। अब अगर 10 अक्टूबर को एग्जाम होगा तो रणनीति क्या होगी? अब रणनीति यही होगी कि प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट का फिर से रिवीजन किया जाए ढंग से, है कि नहीं। बिल्कुल जैसे अपन करते थे वैसे रिवीजन कर दिया जाएगा टेस्ट, और अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो एक दिन में 2-2 क्लासेस कर ली जाएंगी। मैपिंग करें।
चलिए तो मैपिंग कर लेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, ट्राई करेंगे इसको, है ना। पॉलिटी और पॉलिटी की भी जरूरत पड़ेगी तो पॉलिटी के लिए भी अगर क्लास लगानी पड़ी तो वो भी कर लेंगे अपन, ठीक है, तो चिंता ना करें। तो एक बार मैं पोल करा के देख लूं क्या, पॉलिटी और बी मैपिंग, एक बार पोल करा के देख लेता हूं किस तरफ जा रहे हैं आप लोग। और मैं किधर खुद क्या हूं, मतलब दो ऑप्शंस के साथ में मुझे भी तो एक ऑप्शन लेना पड़ेगा ना। तो मैं ऑप्शन सी लेते चलता हूँ। सी का मतलब है क्या बोलते हैं, आपके साथ नहीं, आई एम नॉट डिसाइडेड। ठीक है, मतलब जो करना है करो यार, मतलब वो वाली बात है ना कि लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो सर, मुझे कोई मतलब नहीं है उस तरह से, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर ये बोल दूं कि आप मेरे साथ हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आप, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर, जो चलेगा दुनिया में देखा जाएगा वो सी है, और मैं इसी को टिक करूंगा। क्यों टिक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ताकि आपकी परसेंटेज बिगड़े, ठीक है ना। तो आप जिस भी मत में हो वो चीज करें, आप अपने आप को चाहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पढ़ाना है पढ़ाओ, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ, बताइए। मैं केवल इस पोल को परसेंटेज नापने के लिए यूज में ले रहा हूँ कि आप कहाँ हैं। 50% के साथ में जो लोग हैं वो मैपिंग के पक्ष में हैं, ठीक है। और 18% वो है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है जो चलने दो। और 33% लोग वो हैं जो पॉलिटी के समर्थन में है। हाँ, ठीक है ना बेटा। देखिए, सब्जेक्ट तो मैं सारे ले सकता हूँ, मुद्दा सब्जेक्ट का नहीं है। मुद्दा ये कि मैं उन सब्जेक्ट्स को और अच्छा करवाऊं जिनको मैंने अच्छे से करवा रखा है, औरों को आप औरों से भी शुरू कर सकते हैं ना, इसलिए। अभय द्विवेदी, बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए। है ना, सबको समय मिल गया है। हाँ, ओवैस मुश्ताक, बिल्कुल पूछिए, और उससे पहले सभी को ईद की शुभकामनाएं भाई। हालांकि मॉर्निंग वाले क्लास में मैंने बीच में याद आया मुझे, क्योंकि किसी ने मेरे पास तो सेवई भेजी नहीं, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, अब है, मैंने टेलीग्राम भेज दिया, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना बेटा, है ना। इजराइल वाले मुद्दे पर इंडिया ने क्या कहा, इजराइल वाले पे इंडिया ने कहा कि वेरी मच डीप कंसर्न, हम मतलब इससे कंसर्न फील कर रहे हैं। मनीषा, केमिस्ट्री ऑप्शनल है आपका। बीएससी केमिस्ट्री की ऑप्शनल बुक का सफिशिएंट नहीं है बेटा, इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़नी पड़ेगी, बीएससी में आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है। मनीष जायसवाल लिख रहे हैं डब्ल्यूएचओ ने बोला था वेरिएंट ऑफ कंसर्न, आपने इंडियन वेरिएंट क्यों बोला यूट्यूब पर। मनीष भैया, मतलब थोड़ा तो आरोप लगाने से पहले जो है चीजें ढंग से बोल लिया करो यार, हैं, आरोप लगा रहे हो सीधा सीधा यार। मैं लास्ट तक चीजें क्लियर की हैं, इवन मैंने खुद ने इस न्यूज को क्लियर किया है कि डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। वो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि इंडिया में पाए गए वेरिएंट को, इंडियन वेरिएंट है उसको माना वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो इंडियन वेरिएंट है उसको क्या माना, आप थंबनेल से इतना दिमाग लगा के मत आ जाया करो यार, है ना। आरोप लगा दे रहे हो सीधा, मैं तो एक एक चीज को बकायदा लास्ट तक क्लियर किया हूं। मैंने खुद ने बकायदा वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो टाइटल है वो क्लियर करवाया है। ऐसे मत करो यार, बिना बिना देखे ही आरोप लगाना शुरू मत कर दो, पहले देखो उसको फिर जाकर के कुछ बोलो, है ना। ठीक है, तो शुरू करें आज का, तो जो चीज हम लेके आए वो तो शुरू करें। भैया बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी बातों के साथ बैठे हुए हैं, क्या क्या चाहते हैं पता नहीं। हाँ, नितिन लोहिया के हम सपने में पहुंच गए। नहीं, बकायदा मैंने तो ये तक बताया है कि वो, हाँ, ऑडियो तक सुनाया है यार, इससे ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट मैं क्या दे सकता हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको आरोप लगाना है तो फिर वो आपके ऊपर है।
अनिकेत कोई नहीं बेटा, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा राफेल के बारे में चर्चा कर ली जाए। आइए साथियों, तो काफी सारे बतिया लिए हैं और कल से फिर मैपिंग के बारे में थोड़ा सा हम भी ट्राई करते हैं, क्या क्या शुरू किया जाए, कैसे कैसे, पूरी प्लानिंग आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी। सारी प्लानिंग्स के लिए आप जो है वो हमारी मॉर्निंग वाली क्लासेस देखते रहें, क्योंकि वहीं पर सारी चीजें डिस्कस होती हैं, है ना बेटा। हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि इंडिया का इंडियन वेरिएंट नहीं बोला गया है, क्योंकि जैसे वुहान को हम वुहान वायरस या चाइनीज वायरस नहीं बोलते, एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया के साथ भी जस्टिस हुआ है। किसी वेरिएंट को उस देश के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। दिव्या, आज से प्रिपरेशन कैसे करें? बेटा, आज से प्रिपरेशन करने का मतलब है कि पूरी तरह से जी जान से लग जाओ, जो भी पढ़ा है सारा रिवीजन कर डालो। चलो आओ, तो आज थोड़ा राफेल के बारे में बतिया लें, क्या चल रहा है राफेल में और कहां से उड़ा है राफेल। देख लो भैया, काफी बढ़िया सा है। जो दिख रहा है इसके अंदर वर्तमान में 2 लोग बैठे हुए हैं। राफेल दोनों तरह का है। राफेल दोनों तरह का है। कौन कौन सा है? राफेल एक तो वो है साथियों, बिल्कुल मनीष करवाएंगे, सब करवा देंगे बेटा, है ना। इधर देखो, इधर की तरफ जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक तो राफेल है जिसके अंदर 2 लोग बैठ सकते हैं, और एक है राफेल जिसमें केवल सिंगल पर्सन बैठ सकता है। इंडिया में दोनों प्रकार के राफेल आ रहे हैं, है ना। ये जो सेकंड वाला बैठा हुआ है, ये ट्रेनिंग पर्पजेज में भी काम आता है। ट्रेनिंग पर्पजेज बोले तो कि इस सामने वाले को ट्रेनिंग देनी है, तो पीछे की तरफ बैठा हुआ आदमी ट्रेनिंग दे रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो राफेल के बारे में क्या बताते हैं और विवाद क्या है, वो सारी बातें बताते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मतलब करंट में ये मुद्दा क्यों चर्चा में रहा, कि जो भारतीय इंडियन एयरफोर्स है उसको फ्रांसीसी राफेल मिलने शुरू हो गए हैं, और राफेल के अंदर अब तो कई राफेल इंडिया पहुंच चुके हैं, और 2021 जब कंप्लीट होगा तब तक 36 राफेल जेट्स इंडिया के पास होंगे। 36 राफेल जेट होंगे। इसकी खासियत क्या है, कहाँ से बने हैं, कब है और कितने में लिए गए, असल में सारी की सारी बात की विवाद यहीं से शुरू होती है। क्या इंडिया में जो राफेल आया है, ये 59,000 करोड़ रुपए का एक सौदा है, जो 36 राफेल को खर्च करने में किया गया था। अब है सर, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं अन अकेडमी पर, उन्हें फिल्टर कैसे कर सकते हैं? बेटा, संडे का एक दिन टाइम निकालो, सैटरडे का टाइम निकालो, उनकी कोई सी भी क्लास देखो, 2-3 दिन क्लास देख लो, है ना, जिनसे आपको लग रहा हो, दोस्तों से पूछ के देख लो, है ना, उनको पढ़ के देखो कि अगर समझ में आ रहा है तो वो आपका फाइनल किया हुआ हो जाएगा, है ना। हाँ जी, तो मुद्दा क्या है कि भाई हमारे पास फ्रांसीसी एयरफोर्स के पास फ्रांसीसी एयर स्पेस की कंपनी है जिसका नाम डसॉल्ट एविएशन है। उसे 36 राफेल जेट खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। कितने का? 59,000 का। और यहीं से सारा की सारा विवाद छिड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा सौदा था जिसके अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार से कोई भी फ्रांस की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक नहीं किया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट में मालूम चला था कि जो ऑफसेट डील थी जो इसके साथ की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये कंपनी जो है वो इंडिया की किसी लोकल एक कंपनी को ट्रेनिंग देगी। कौन सी ट्रेनिंग देगी? कि भाई कैसे आपको इसका मेंटेनेंस करना है, अगर कोई चीज स्पेयर पार्ट खत्म हो जाए तो वो कैसे बनाना है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये जो व्यवस्था आपने 59,000 में खरीदी है, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ने, विशेष रूप से जो मतलब अपोजिशन में है, अपोजिशन की पार्टी ने आरोप ये लगाए कि 59,000 करोड़ के अंदर सरकार ने वो चीजें खरीदी जो हमारे शासनकाल में इससे लगभग आधे दाम में तय की गई थी। आधे दाम में तय की गई थी, तो इस बात को लेकर के आरोप लगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के ऊपर जांच भी बैठी। जांच को सुप्रीम कोर्ट ने लीड किया और सूट लीड करते हुए ये पाया गया कि ये डील एक ऐसी डील थी जो 2 सरकारों के बीच हुई थी, यानी कि 2 गवर्नमेंट, यानी इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस फ्रांस गवर्नमेंट। कहने का मतलब हुआ कि इस डील के अंदर अकेला इंडिया और डसॉल्ट एविएशन शामिल नहीं था, यहाँ पर दोनों लोग शामिल थे और 2 देश शामिल थे, यानी 2 सरकारों के मिलने से ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपको मालूम हो तो इमानुअल मैक्रोन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, कोई याद है क्या नाम है उनका?
इमानुअल मैक्रोन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति। बर्जिलिया। फ्रांसवा ओलांद। उन्होंने जो ओलांड साहब हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर क्या हो रहा था कि जो कांग्रेस है इसका आरोप लगाया जा रहा था, इसने आरोप लगाया कि इंडिया ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, ऐसे ही मैक्रोन सरकार के ऊपर ओलांद साहब जो हैं वो आरोप लगा रहे थे क्या, कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला हुआ है सरकारों के बीच में। इस चक्कर में फ्रांसीसी मीडिया में भी ये मुद्दा खूब उठा है। हाल ही में एक मैंने करंट में भी इशू पढ़ाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि डसॉल्ट के इस सौदे की एक ऐसी चीज भी पकड़ी गई जिसमें कुछ लगभग 70 करोड़ के आसपास का एक ऐसा फिगर था जो कि लाइजनर को दिया गया था। लाइजनर बोले तो एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी, और वो गुड़गांव बेस्ड कंपनी को केवल इंडिया में वो सामान बिकवाना था, जो भी मैंने इशू में कवर किया था काफी, मतलब वो था तो मीडिएटर को, हाँ, जो कि यहाँ से मतलब वहां से बिचौलिया था जो कि फ्रांस की कंपनी के द्वारा हायर किया गया था। और जब फ्रांस के अंदर एक प्रकार की जांच एजेंसी ने जांच की तो ये पता चला कि बिलों में उसका बिल बना हुआ है, दैट मीन्स वो पैसा गया कहाँ आया कहाँ। ठीक है, तो ये तमाम चीजें से यानी कि राफेल जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारे विवादों के कारण चर्चा में रहा है। अब इतना अधिक धन अगर आप देकर के परचेज कर रहे हो, यानी कि लगभग आप सोच के देखिए कितने करोड़ का पड़ रहा है। एक विमान ही लगभग 1.5 करोड़, 1,500 करोड़, यानी 1,500 करोड़ का एक विमान अगर आपको मिल रहा है। 1,500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब ये इतनी रकम है जिसको कि मतलब अपन लोग सोच भी नहीं पा सकते यार, मतलब टेक्निकली सोचो कि ये बहुत बड़े रक्षा सौदों में से एक रक्षा सौदा है, ठीक है ना। तो 36 जेट हमारे पास होंगे, इनमें से 5 तो ट्रेनी जेट होंगे। ट्रेनी जेट होंगे का मतलब हुआ कि जो मतलब जिसमें 2 लोग बैठ सकेंगे, और 31 रेडी टू फ्लाई फाइटर जेट होंगे, है ना। तो अब आप सोच के देखिए कि जो सरकार है वो ट्रेनिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो 7500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, यूं समझिए आप। मतलब उसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग लेंगे पायलट, क्योंकि बिना पायलट ट्रेनिंग लिए कैसे सीखेंगे उड़ाना, तो यहाँ पर ट्रेनिंग पायलट्स भी होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें हमने बताई। अच्छा, इसके अंतर्गत एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा करके भारत जो है वो वर्ल्ड के अंदर एयरफोर्स के अंदर काफी मतलब अपना मुकाम हासिल कर लेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर राफेल की खुद की वास्तविकता पता लगाई जाए, यानी कि राफेल खुद कैसा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। इंट्रोडक्शन इसका 2001 में ही हो चुका था फ्रांस के अंदर, यानी कि हमारे पास 2021 में आ रहा है, फ्रांस इसे 20 साल पहले से यूज कर रहा है, ठीक है। नंबर एक, इसका निर्माता जो है वो डसॉल्ट एविएशन है। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ फ्रेंच एयरफोर्स एंड फ्रेंच नेवी। अब आप पूछेंगे कि सर जो हमारे पास आया है क्या वो मतलब इंडियन नेवी के द्वारा भी यूज किया जाएगा क्या। देखिए क्या होता है ना, जैसे आपने रिसेंटली एक चीज पढ़ी होगी कि जो भारत का तेजस है वो इंडियन नेवी के द्वारा भी यूज किया जा रहा है। इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसे जब लैंड करवाया जाता है तो उसकी अरेस्ट लैंडिंग करवाई जाती है। कौन सी लैंडिंग? अरेस्ट लैंडिंग। अच्छा, ये अरेस्ट लैंडिंग क्या होती है? अरेस्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि जब विमान उड़ रहा है तो उड़ते हुए विमान के पहियों को रस्सी से बांध दिया जाता है ना। तो उसके रस्सों पहियों को रस्सी से बांध दिया जाता है, और वो रस्सी जो है वो थोड़ी इलास्टिक टाइप की होती है, तो वो इलास्टिक पीछे पीछे खिंचता चला जाता है और वो विमान जो है वो रुकता चला जाता है, ठीक है ना। रोप से बांध दिया जाता है, ऐसा लगता है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ऐसे ही अभी तक, क्योंकि राफेल की स्पीड काफी ज्यादा है, ये 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ सकता है, तो इतनी तेज स्पीड के साथ इसकी अरेस्ट लैंडिंग अभी करवा नहीं सकते। अदरवाइज जो है वो इसको अरेस्ट लैंडिंग भी करवा देते तो नेवी के काम भी आ जाता। तो नेवी के काम आने से पहले इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो है वो इसकी अरेस्ट लैंडिंग नहीं करवा पा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, ये 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, वजन वगैरह तो सब आपके सामने लिखा हुआ ही है। अच्छा, अब इंडियन सरकार से जब पूछा गया कि भैया आपने इसको परचेज तो कर लिया, लेकिन एक बात बताइए कि इसके अंतर्गत जब पहले बात की गई थी तब थी मतलब जब 2016 के अंदर 36 की साइनिंग हुई थी, इससे पहले भी बात हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि 108 जो है वो मंगाए जाएंगे। भारत में पहले भी जब मंगाने की बात हुई थी तो 670 करोड़ का पड़ रहा था। अचानक ये महंगा कैसे हो गया, है ना। मतलब आप जिस फिगर को लेके चल रहे थे उससे ज्यादा महंगा कैसे हो गया। तो उसके बारे में पता चला कि इंडिया ने इसके ऊपर जो लगने वाली मिसाइल्स है ना,
इनकी मात्रा बढ़वा दी है। अब इंडिया ने इसकी मात्रा बढ़वा दी है, तो फिर वही कि ऐसी कौन सी मिसाइल लग गई जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। तो फिर इंडिया ने ये कहते हुए, भारत सरकार ने ये कहते हुए उसका रोड मैप जारी नहीं किया, या फिर ये समझिए कि उसका क्या कहते हैं उसको, ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया कि हमने क्या यूज किया है। मतलब क्या है, राफेल जब आया ना, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक तो ये आपके सामने विमान है, असल में कीमत विमान से ज्यादा जो है वो इस विमान पर लादे गए इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। फिर से समझिए, देखिए इंजन उड़ने का काम करेगा, उड़ने से दुश्मन जो है वो मर नहीं सकता है ना। अब ये विमान आपके सामने खड़ा हुआ है, अगर विमान खड़ा हुआ है तो केवल ये दुश्मन के ऊपर से निकल जाएगा, तो ये थोड़ी कि भाई देख करके दुश्मन कहेगा वाह दर्शन हो गए चलो हम मर जाते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। मुद्दा क्या है कि यहाँ पर इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें फिट की जाती हैं जिसके लिए ये विमान लड़ाकू विमान कहलाते हैं। अर्थात इनमें मिसाइलें लगाई जाती हैं, इनके अंदर मतलब गन्स लगाई जाती हैं, टारगेटेड वेपन्स लगाए जाते हैं, है ना। और अगर आपको परमाणु मतलब वेपन ले जाना है तो उसके लिए भी इनको कैपेबल किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, इनकी कीमत बढ़ती है असल में। मतलब जो कीमत इंजन, ये केवल एक तरह से ये समझिए, कई बार आप ट्रक परचेज करने जाते हैं, ट्रक परचेज करने गए तो ट्रक के अंदर, हालांकि आप में से कईयों ने परचेज नहीं किया होगा लेकिन देखा तो होगा कि ट्रक जो आता है ना वो पीछे की तरफ उसकी बॉडी बनी हुई आती है, मतलब वो खाली खाली होता है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जहां पे आदमी बैठता है वो बनाया जाता है, पीछे की जो चीज है वो बनाई जाती है, उसमें काफी पैसा खर्च किया जाता है ना। तो चेसिस आती है, चेसिस के ऊपर चीजें बिल्ड की जाती हैं। ऐसे ही इन लड़ाकू विमानों के साथ होता है, ये बनाए जाते हैं केवल विमान। अब आपको इसके ऊपर क्या एसेसरीज चाहिए एक्स्ट्रा, वो आप बता दो, इसमें मॉडिफिकेशन क्या चाहिए। तो इंडिया ने इसमें मॉडिफिकेशंस काफी करवा ली है, यानी मिसाइलें बहुत सारी डलवा ली। इस चक्कर में ये जो चीज है ये महंगी होती चली गई है। क्लियर। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, भारत ने जो इसमें मिसाइल डलवाई हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे इंडिया ने बताई हैं उनको सुन लीजिए। एक तो है बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब ये क्या है, विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आपको याद है रिसेंटली मैंने आपको एक मिसाइल का मैंने टेस्ट पढ़ाया था जो इजराइल से हमने ली है, और उसका गोवा में सक्सेसफुल परीक्षण भी हुआ है, कुछ याद है? पाइथन याद आ गया, गोवा में जिसका परीक्षण हुआ है। और वो क्या है, हाँ भाई आदित्य सिंह, ये मैंने टेलीग्राम लिख रखा है, यहाँ पर बेटा कमेंट के अंदर डिटेल में चले जाओ, जो भी जरूरी बात होगी आपको वहां पे संपर्क सूत्र मिल जाएंगे। तो उस प्रकार से जैसे हमने पाइथन के बारे में बात करी, ऐसे ही इसके अंदर मीटियोर नामक वो लगी हुई है। पाइथन जो है वो इंडिया के तेजस वगैरह पर लगाई जा सकती है, वो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज है। और वो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो हमने पाइथन पढ़ी थी वो शायद 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास थी, ये 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नंबर एक। दूसरा क्या है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ये 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। देखिए क्या है ना, विमान अगर आसमान में उड़ रहा है तो उसे आसमान से आसमान में हिट करने के लिए कोई चीज चाहिए। फिर है MICA मिसाइल सिस्टम, इट इज वेरी वर्सेटाइल एयर टू एयर मिसाइल, इट कम विद ए रडार सीकर एंड कैन बी फायर्ड फॉर ए शॉर्ट रेंज टू लॉन्ग रेंज एज वेल एज राइट अप टू 100 किलोमीटर। एयर टू एयर टारगेट, द एबिलिटी ऑफ स्ट्राइक एयर टू एयर टारगेट फ्रॉम 150 टू 300 टारगेट। तो ये इसके अंदर एक प्रोसेस है कि ये 150 से लेकर के 300 के बीच में अपने आप को वेरी कर सकता है ना। 30,000 फ्लाइट आवर्स इन ऑपरेशन जो है ये पूरे कर चुका है अब तक दुनिया के अंदर, इतनी बार ये उड़ चुका है, ठीक है ना। ये सारी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस के साथ हम मिलकर के एक सिस्टम चला रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट 75, जिसमें कि हम फ्रांस के साथ सबमरीन्स को मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी। तो राफेल का मुद्दा उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे, और कल मुलाकात जो होगी उस मुलाकात का जो विषय है वो विषय अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आपको सुबह की करंट की क्लास में बता दूंगा कि मैपिंग शुरू हो रही है तो कहाँ से हो रही है, क्या करवाया जा रहा है, सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और मुझसे जुड़ने के लिए और मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी फॉर एनी पेड बैच टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो अब है आप है ना हमारी क्लास में आओ, मॉर्निंग में जो यूपीएससी वाली पेड बैच की क्लास होती है उसमें आपको हमारी क्लास के स्टूडेंट मदद कर देंगे, ठीक है बेटा। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, ये है ना। हाँ अमिया बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।